Good morning, everybody. My name is Harsh Sharma. Today I'm here to present a presentation on the topic accommodation in Belgium. So let's start. So आज हम ये 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बेल्जियम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, हाउ दे शेयर पावर और लास्टली कंक्लूजन। तो पहले हम देखते हैं बेल्जियम क्या है। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये उतना ही छोटा है जितना हमारा इंडिया का स्टेट हरियाणा है। अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्स इसमें 1 करोड़ पीपल रहते हैं। अब आप ये मैप देखो, ये है बेल्जियम का मैप। ये जो आप रीजन देख रहे हो इसको कहते हैं फ्लैमिश रीजन, जिसमें कि 59% लोग रहते हैं जो कि डच भाषा को बोलते हैं। और ये जो आप रीजन देख रहे हो ये है वलोनिया रीजन, जिसमें कि 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। और ये जो बचा हुआ है वो है, इसमें 1% लोग रहते हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। अब आप ये देखो, ये जो छोटा सा ये है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें उल्टा सीन है। इसमें क्या है, 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। तो अगर हम कैपिटल की बात करें उसमें फ्रेंच लैंग्वेज मेजोरिटी में है। अगर हम कंट्री की बात करें तो उसमें डच लैंग्वेज मेजोरिटी में है। जिससे क्या होता है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ती है। टेंशन बढ़ने के दो कारण होते हैं। फर्स्ट है क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है वो रिलेटिवली रिच होती है और पावरफुल होती है डच स्पीकिंग कम्युनिटी से। और जो दूसरा रीजन होता है वो ये होता है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है ना, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ थोड़ा देरी से मिलता है, जिस वजह से वो टेंशन बढ़ती है। जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है 1950 से 1969 तक। और ब्रुसेल्स में और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जिसे देखते हुए जो बेल्जियम की गवर्नमेंट होती है वो समझदारी दिखाते हुए गवर्नमेंट में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव लाती है 1970 से 1993 तक। तो जो कुछ चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला चेंज होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पीपल इक्वल होंगे। सेकंड होता है, अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है जैसे हमें, तो उसमें दोनों कम्युनिटी होगी ना, उन दोनों की सहमति चाहिए, एक से नहीं होगा। और थर्ड होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज ना स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो फोर्थ होता है वो होता है, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें कि दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स इक्वल होते हैं। और लास्ट होता है हमारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एक और कम्युनिटी बनाई जाती है जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो लास्ट जिसकी वजह से क्या होता है, इनके देश की हालत और ज़्यादा सुधर जाती है, जिसे देखते हुए ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर के लिए चुना जाता है। तो हम देखते हैं कंक्लूजन। तो बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व करा, उन्होंने अकोमोडेशन और पावर शेयरिंग का यूज करा, ना कि इन्होंने इम्पोज करा मेजोरिटी को। इन्होंने पावर को शेयर करा थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने यूनिटी को मेंटेन करा और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करा। इससे कि ये स्टोरी ये शो करती है कि अकोमोडेशन और पावर शेयरिंग एसेंशियल है एक पीस, स्टेबिलिटी और एक डाइवर्स सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए। तो थैंक यू।